हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सतवीर यादव लेके आया हूँ आप सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संघ सरकार। और संघ सरकार की इस चर्चा में यूनियन गवर्नमेंट की इस डिस्कस में हम बात कर रहे थे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी एग्जीक्यूटिव जो सिस्टम है, कार्यपालिका के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और कार्यपालिका में हमारी जो चर्चा थी वो चल रही थी राष्ट्रपति पे। और राष्ट्रपति की चर्चा में आज हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। और लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी यहाँ पे राष्ट्रपति के संदर्भ पे, जिसमें सबसे पहले जाना था कि राष्ट्रपति जो कि देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है। साथ ही हमने जाना था कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है इस देश का। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद के उल्लेख के बारे में बात कर रहा था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जिसके बारे में हमने जाना अच्छे से कि होगा होने से तात्पर्य कि ये पद के ऊपर शासकीय अंतराल कभी नहीं होगा, ये पद हमेशा भरा रहेगा। सैलरी की बात की जा रही थी। वही आर्टिकल 53 में संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की गई थी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। देन हमने बात की आर्टिकल 54 के बारे में। और आर्टिकल 54 यहाँ पे बता रहा है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष ना हो करके अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित यहाँ पर सदस्य जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे केवल वही भाग लेते हैं। यहाँ पे मनोनीत जो पर्सन्स हैं, मनोनीत जो सदस्य हैं, नॉमिनेट पर्सन भाग नहीं लेंगे। विधान परिषदों के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। अच्छे से ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य भाग ले रहे हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए लाई गई जो महाभियोग प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। जबकि राष्ट्रपति निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे महाभियोग के संदर्भ पे तो वहाँ पे मनोनीत और निर्वाचित सदस्य दोनों, लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक बातें कर ली थी, 54 तक हम चर्चा कर चुके थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज और बात करते हैं आर्टिकल नेक्स्ट पे। और आज की हमारी जो चर्चा शुरुआत हो रही है आर्टिकल 55 से हम बात करते हैं। जो आर्टिकल 55 है, उस आर्टिकल 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, इस राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ पे बात की जा रही है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, ये राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, उस संदर्भ पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, इसके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, उस आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, एकल संक्रमणीय, क्योंकि आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसके दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं, जिसमें एक होता है सूची प्रणाली एंड सेकेंडली सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। अब यहाँ पे सिंपल वे में ध्यान में रखिएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या कहती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में बताया गया कि इस निर्वाचन प्रणाली में सबसे पहले क्या किया जाएगा, चुनावी जो कोटा है, चुनावी कोटा यानी इलेक्टोरल जो कोटा है, चुनावी जो कोटा है उसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है। और इलेक्टोरल कोटा के बराबर पहली वरीयता के मतों से यहाँ पर हार जीत का फैसला किया जाएगा। निर्वाचन की जो ये प्रक्रिया होगी, इसमें संघ और राज्य, ध्यान दीजिएगा, संघ और राज्य दोनों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा दोनों से एमपी आ रहे हैं। लोकसभा, राज्यसभा के कौन आ गए, यहाँ पे एमपी आ गए, लोकसभा, राज्यसभा के एमपी यहाँ पे भाग ले रहे हैं, जबकि विधानसभाओं के यहाँ पे एमएलए भी राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे संघ का प्रतिनिधित्व हो गया एमपी के माध्यम से, और राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा एमएलए यानी विधायकों के माध्यम से होता है। साथ ही एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसमें अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व भी क्या हो जाता है, सुनिश्चित हो पाता है इस पद्धति में। साथ ही ये पद्धति जो होती है गणितीय गणना के कारण थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। और इस प्रक्रिया में सांसद और विधायकों दोनों का समावेश इसमें दोहरे मत प्रस्तुत करता है। ठीक है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, निर्वाचन करते समय विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा
उसमें समरूपता और समतुल्यता, समरूपता की बात कर रहा है, इक्विवेलेंस की बात कर रहा है, साथ ही सिमिलरिटी की बात कर रहा है। समतुल्यता और समरूपता के सिद्धांत का पालन जरूरी होता है। यहाँ पे समतुल्यता जो होगी, ये समतुल्यता निर्वाचित विधायकों के संदर्भ में होगी, समतुल्यता निर्वाचित विधायकों के संदर्भ पे, ठीक है ना। जो एमएलएज के लिए जो होता है, एमएलएज के लिए जो निकाला जाएगा, इसके लिए तो क्या होगा, समतुल्यता, एमएलएज के लिए समतुल्यता। जबकि जो एमपीज होते हैं, एमपीज के लिए यहाँ पर किसका निर्धारण होगा, समरूपता का पालन किया जाएगा। सिमिलरिटी की बात कर रहा है, समरूपता, तो समतुल्यता और समरूपता का पालन यहाँ पे किया जाएगा। एमएलएच के लिए समतुल्यता होगी और एमपीज के लिए समरूपता को अपनाया जा रहा है। निर्वाचित सांसदों के रूप में रखा गया। इस विधि में अगर मैं बात करूं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंदर, तो इस पद्धति के अंदर सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो न्यूनतम जो कोटा है, मिनिमम जो कोटा होगा, उसका निर्धारण किया जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर मिनिमम कोटा क्या होता है, तो मिनिमम कोटा जो होता है, न्यूनतम जो कोटा होगा, निश्चित कोटा निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमें यहाँ पे अपनाना होगा, जिसमें बताया गया कि डाले गए कुल वैध मतों की संख्या, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, डाले गए कैसे मत होने चाहिए, वैध मतों की संख्या वो लेनी है। उसमें जो पद है हमारे निर्वाचित, जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या से हमें क्या करना है, भाग देना है। कुल का धन 1 करेंगे, ठीक है ना, साथ में टोटल का धन हमें 1 करेंगे। डाले गए कुल वैध मतों की संख्या, सपोज देन मान के चलिए कि डाले गए कुल वैध मतों की संख्या यदि 100 है, निर्वाचित पदों की बात करें तो 1 है, का धन 1 है, प्लस 1, यानी कि 1 और 1 हो गया 2, काटेंगे तो कितना हो गया, 50 हो गया। यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं निश्चित जो कोटा होता है राष्ट्रपति निर्वाचन में, वो होता है 50% + 1, यानी कि आधे से 1 ज़्यादा। यदि आधे से 1 ज़्यादा यदि मत किसी को प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसे में राष्ट्रपति वह जीता हुआ माना जाएगा। एक विशेष रूप से यहाँ पे बात ध्यान में रखिएगा, ये विधि जो होती है, इस विधि में विधायक और सांसदों का क्या निकाला जाएगा, वोट वैल्यू निकाला जाता है, मत मूल्य निकाला जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो भाग ले रहा है सांसद और विधायक, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, एमपी जो और एमएलए जितने हैं, उनका हम क्या निकालेंगे, मत मूल्य निकाला जाएगा। और मत मूल्य निकालने के लिए दोनों का मत मूल्य अलग अलग वे में निकलेगा। विधायक का मत मूल्य कैसे निकलेगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, जिसके लिए संबंधित राज्य की क्या लेनी है, कुल जनसंख्या, संबंधित राज्य की कुल जनसंख्या, इसमें प्रांतीय विधानसभा सदस्य संख्या से हम भाग करेंगे। कुल को हमने भाग किया 1000 से, तो हमारे पास में एक विधायक का मत मूल्य आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि संबंधित राज्य की कुल जनसंख्या के लिए हम आधार क्या माने, एक विकट यहाँ पर समस्या। तो इसका निवारण करने के लिए राष्ट्रपति निर्वाचन में 1971 की जनगणना को हमने क्या मान लिया है, आधार वर्ष माना है, जिसके अनुसार जो सीटों का निर्धारण होगा, ये सीटों का निर्धारण फिक्स कर दिया गया था सन 2000 तक। प्रारंभिक स्थितियों में 1971 की जनगणना को राष्ट्रपति निर्वाचन में आधार वर्ष माना गया और 1971 जनगणना के अनुसार सीटों का निर्धारण कब तक के लिए था, सन 2000 तक। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, 84वां संविधान संशोधन 84वें जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हो रहा है 2001 में हो रहा है, 2001 में, और इसके तहत यहाँ पर जो सीटों का निर्धारण है, इस निर्धारण को आगामी 25 वर्ष बढ़ाया गया। 2001 में 25 वर्ष बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा कब तक के लिए, साल 2026 तक। तो सीटों का जो निर्धारण है वो 2026 तक रहेगा। तो राष्ट्रपति निर्वाचन में 1971 की जनगणना को आधार वर्ष माना गया है, जिसके अनुसार सीटों का निर्धारण फिक्स रहेगा 2026 तक। एक चीज और हमें अच्छे से जान लेनी होगी, यह फॉर्मूले में बताया जा रहा है कि संबंधित राज्य की जो कुल जनसंख्या है, अब कुल जनसंख्या 1971 के अनुसार चले तो क्या सभी राज्यों में एक समान जनसंख्या है? बिल्कुल भी नहीं है। जब एक समान जनसंख्या नहीं है तो क्या विधायकों का जो वोट वैल्यू है सभी राज्यों के अंदर एक समान आएगा? तो ये भी एक समान नहीं आना है। तो इसके लिए क्या होगा, सभी जगह पे हर एक राज्य के अंदर जो एमएलएज का जो वोट वैल्यू है वो अलग अलग पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, अलग अलग मिलेगा। सीटों का निर्धारण हो गया 2026 तक। लेकिन एक चीज और हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है, 87वें जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हो रहा है 2003 में, इसके अंतर्गत जो जनगणना का आधार वर्ष है, ये आधार वर्ष 2001 की जनगणना को कर दिया गया है। अभी अभी मैंने आपको बोला
कि प्रत्येक राज्य के अंदर एमएलए का जो वोट वैल्यू है वो अलग अलग आएगा, क्योंकि प्रत्येक राज्य की जनसंख्या भी क्या है, अलग अलग है। बस इसी के लिए ध्यान में रखिएगा। तो जहां पे जनसंख्या ज़्यादा है उस राज्य के वोट वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा। जिस राज्य की जनसंख्या कम, वोट वैल्यू भी कम होना है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो सर्वाधिक जो एमएलए जो वोट वैल्यू होगा वो किसका है, यूपी का। उत्तर प्रदेश, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, और उत्तर प्रदेश के एक विधायक का जो वोट वैल्यू होता है 208 आता है। जबकि न्यूनतम जो एमएलए वोट वैल्यू है वो आता है किसका, सिक्किम का, जहाँ पर मात्र 7 यहाँ पर वोट वैल्यू होती है एक विधायक की। अब हम समझ सकते हैं कि सिक्किम के अंदर एक विधायक का वोट वैल्यू 7 है। टोटल यहाँ पर बात करूँ तो 32 यहाँ पे विधायक आने हैं, राइट है। यानी 7 दूने 14 और 7 ये 21 और 1 22, यानी कि सिक्किम के अंदर टोटल विधायकों का वोट वैल्यू 224, जबकि अकेले यूपी के एक विधायक का वोट वैल्यू 208। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग डिफरेंस पैदा हो रहा है। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखना है, समतुल्यता जो होगी उसका यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में एक एमएलए का जो वोट वैल्यू आता है 129 होता है, जबकि टोटल अलग अलग विधायकों की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि हम यहाँ पर पहले क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि टोटल 31 जो विधानसभाएं हैं, इन 31 विधानसभाओं के टोटल जो एमएलए हमारे हैं 4120 एमएलए हैं, और 4120 जो एमएलए होंगे इनका टोटल जो वोट वैल्यू है, ये वोट वैल्यू कितना होगा, तो टोटल वोट वैल्यू हमारे सामने आता है 5,49,474। 4120 विधायकों की बात कर रहा हूं मैं, टोटल वोट वैल्यू 5,49,474 होगा। लेकिन एक चीज हमने जानी थी कि राष्ट्रपति निर्वाचन में यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग है या फिर किसी राज्य विधानसभा के अंदर कोई सदस्य अनुपस्थित है तो उससे राष्ट्रपति निर्वाचन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस इसी वजह से यहां पर वोट वैल्यू हो सकता है कि इससे कम रहे, ठीक है। जैसे कि अभी हाल ही जो जुलाई 2022 में जो चुनाव हुए, राष्ट्रपति पद के जो चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में अगर हम बात करें तो चुनाव के अंदर जे.एंड.के विधानसभा ने भाग नहीं लिया है, और जे.एंड.के विधानसभा भाग नहीं लगी तो यहाँ पे जो एमएलएज हैं, एमएलएज की संख्या घटी, जो कि हमने जाना था 4033 टोटल एमएलएज भाग लिए थे 2022 के चुनाव में, तो वहाँ पर वोट वैल्यू घटेगा। लेकिन टोटल देश के एमएलएज का वोट वैल्यू मिलाया जाए 4120 एमएलएज का, तो वो आता है 5,49,474। इसी प्रकार से हम सांसद का वोट वैल्यू निकाल लेंगे। सांसद के वोट वैल्यू के लिए क्या करना होगा, विधायकों का कुल वोट वैल्यू हम ले लेंगे और उसमें सांसद संख्या का भाग दे देंगे, क्योंकि हमने जाना कि यहाँ पे समतुल्यता के साथ साथ हमें समरूपता भी बनानी है, और समरूपता का पालन करने के लिए यहाँ पर टोटल विधायकों का वोट वैल्यू 5,49,474 है, जिसमें 776 जो हमारे सांसद हैं, 776 सांसदों की बात करें तो कहां से आ रहे हैं, लोकसभा के टोटल 543, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के टोटल 233, तो 233 और 543 अगर हम बात करेंगे तो टोटल हमारे सांसद होते हैं 776। तो 776 हमारे सांसद होंगे। 776 सांसदों से अगर डिवाइड करते हैं तो एक सांसद का वोट वैल्यू अप्रोक्सीमेट हमें प्राप्त होता है 708। तो प्रश्न आ जाए तो 708, क्योंकि मैंने बोला कि सांसदों का, प्रत्येक राज्य का जो सांसद होगा सभी का वोट वैल्यू एक समान होगा, लेकिन विधायकों का वोट वैल्यू अलग अलग होगा। तो विधायक का जो मतमूल्य है वो भी अलग अलग आ रहा है, लेकिन सांसदों का सभी का वोट वैल्यू एक समान होना है। इसलिए चाहे फिर वो यूपी से हो, चाहे सिक्किम से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, कहीं से भी है, तो उसका वोट वैल्यू कितना आएगा, 708। और जब 708 को 776 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सांसदों का वोट वैल्यू आ जाएगा, और टोटल सांसद जो 776 हमारे सांसद हैं, इनका वोट वैल्यू होता है 5,49,408। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को जरूर अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर 5,49,408 तो आ गया सांसदों का वोट वैल्यू, जबकि विधायकों का वोट वैल्यू कितना है, 5,49,474। और इस प्रकार से राष्ट्रपति निर्वाचन में कुल जो वोट वैल्यू होता है ये होता है 10,98,882। ठीक है ना, 10,98,882 टोटल वोट वैल्यू राष्ट्रपति निर्वाचन में होता है सांसद और विधायकों का। बात करूं मैं यहाँ पर जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इस प्रणाली को कई बार यहाँ पे एग्जाम में हेयर पद्धति या एंड्रे प्रणाली के नाम से भी लिख देता है। कंफ्यूज नहीं होना है, हमें इसको टिक करना है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को ही हेयर पद्धति या एंड्रे प्रणाली भी बोला जाता है। साथ ही हमें यहाँ पे ध्यान में रखना होगा एक चीज और, मैं यहाँ पे आपको साथ में मेंशन कर दूं, राष्ट्रपति निर्वाचन में सांसद भाग लेते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन में विधायक भाग ले रहे हैं, और दोनों के दोनों इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पर भाग लेते हैं।
सांसद की अगर बात करें तो सांसद जो होते हैं, सांसदों को यहाँ पर राष्ट्रपति निर्वाचन में जब वोट डालने जाएंगे तो इन्हें हरे रंग का मतपत्र दिया जाएगा। हरे रंग का क्या मिलेगा? मतपत्र दिया जाएगा। लेकिन यदि विधायक यहाँ पे वोट डालते हैं तो इनके लिए यहाँ पे गुलाबी रंग का मतपत्र होता है। गुलाबी रंग का मतपत्र। एक विशेष बात ध्यान में रखना, राष्ट्रपति निर्वाचन में जो मतपत्र दिए जाएंगे, इस मतपत्रों में किसी प्रकार का कोई निर्वाचन जो सिंबल है वो नहीं होता है, चुनाव चिन्ह यहाँ पे नहीं होता है। केवल उन्हें मतपत्र के आधार पे, केवल वरीयता के नाम पर इस तरीके से एक मतपत्र दे दिया जाएगा। राष्ट्रपति निर्वाचन में इस तरीके से एक मतपत्र होता है जिसके ऊपर लिख दिया जाता है, जैसे कि प्रेसिडेंट इलेक्शन 2022 लिख दिया गया। प्रेसिडेंट इलेक्शन हो गए, राष्ट्रपति निर्वाचन हो गए। राष्ट्रपति निर्वाचन जो हो रहा है उसके बाद में यहाँ पर जितने प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं उनकी वरीयता यहाँ पे लिख दी जाती है, 1 2 जो भी होता है। बाकी कोई चुनाव चिन्ह यहाँ पर इंगित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 यहाँ पर विशेष रूप से लागू होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति में वरीयता के आधार पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। किसके आधार पर हो रहा है? वरीयता के आधार पर मत डाले जाते हैं। वरीयता के आधार पर मत डाले जाएंगे। सबसे पहली चीज़ है ना, अभी हम इसको समराइज करेंगे, पूरी चीज़ें हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन समराइज करेंगे बहुत अच्छे समझ में पाएंगे हम इनको। एकल संक्रमणीय मत पद्धति में वरीयता के आधार पर मत डाले जाएंगे। इस पद्धति में जितने उम्मीदवार मैदान में होते हैं उतने ही प्रत्येक मतदाता के पास मत होते हैं। यदि मान लीजिए कि मैदान में 4 कैंडिडेट खड़े हैं तो प्रत्येक मतदाता के पास 4 वोट होंगे, लेकिन वो चारों मत किसी एक को नहीं दे सकता। उसे वरीयता के आधार पर खड़े जितने भी प्रत्याशी हैं उन सभी को वरीयता के आधार पर क्या करना होगा? वोट डालना होगा। वेटेज के आधार पर वोट डालेगा कि मेरे अनुसार पहले कौन, पहले कौन, पहले कौन। ओके। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी जो होता है, ये विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना होगा। निर्वाचन में जो निर्वाचन अधिकारी होता है, ये निर्वाचन अधिकारी कहाँ से होता है? एक तो लोकसभा से हो सकता है या फिर राज्यसभा से। और किस आधार पर होगा? चक्रीय प्रक्रिया में होता है। लोकसभा या राज्यसभा से चक्रीय प्रक्रिया में। यदि इस बार अगर राज्यसभा से बना है तो नेक्स्ट टाइम कहां से बनेगा? लोकसभा से बनेगा। देन उसके बाद में अगली बार राज्यसभा से बनेगा। जैसे कि अभी हाल ही जुलाई 2022 में जो राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, जुलाई 2022 में हुई राष्ट्रपति चुनाव में जो निर्वाचन जो अधिकारी रहा है वो निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा से रहा है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना होगा। और निर्वाचन अधिकारी लोकसभा या राज्यसभा से कौन होता है? एक विशेष बिंदु ध्यान में रखिएगा, लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव होता है। लोकसभा या राज्यसभा में एकमात्र जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो महासचिव होता है। तो लोकसभा या राज्यसभा से महासचिव चक्रीय प्रक्रिया में होगा। इस बार कहाँ से है? इस बार ये है राज्यसभा से रहे हैं। और राज्यसभा से जो निर्वाचन अधिकारी रहे, राज्यसभा महासचिव, जिनका नाम है मिस्टर PC मोदी जी, प्रमोद चंद मोदी जी। ठीक है दोस्तों, तो PC मोदी जी निर्वाचन अधिकारी रहे हैं। तो कंफर्म है कि नेक्स्ट जो राष्ट्रपति निर्वाचन होगा उसमें लोकसभा के महासचिव चुनाव अधिकारी के रूप में आने वाले हैं। अभी लेटेस्ट राज्यसभा से रहे हैं। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये कौन करवाएगा? निर्वाचन आयोग करवाएगा, इलेक्शन कमीशन करवाएगा। ठीक है ना, तो चुनाव इलेक्शन कमीशन करवाता है। चुनाव की तारीख जो होती है वो भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन यहाँ पर निर्धारित करता है। विशेष बिंदु जो हमें ध्यान में रखना है राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए, तो राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए एक चीज़ हमें और अच्छे से जान लेनी होगी। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए मैं बता दूं आपको कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन की जो अधिसूचना है ये सरकार जारी करेगी। और अधिसूचना जो आती है राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए, तो निर्वाचन जो होगा ये मूलतः 18 तारीख को होता है। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन 17 to 18 जुलाई को होता है। 17 से 18 जुलाई के बीच में होगा। 21 जुलाई को इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और 25 जुलाई को राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेगा। पद ग्रहण करेगा। ठीक है, 3 बातें, 3 डेट्स हैं, विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। ठीक है, 17 तारीख को क्या हो गया? चुनाव हो गया। चुनाव हो रहा है। चुनाव का जो परिणाम है, चुनाव परिणाम जो आएगा, ये चुनाव का परिणाम आता है 21 जुलाई को, जबकि 25 जुलाई को पद ग्रहण कर दिया जाता है, यानी कि शपथ ग्रहण होती है। और ये कहीं भी संवैधानिक रूप से कहीं लिखा नहीं है, ये केवल एक परंपरा है जो बनी हुई है,
जो बनी हुई है। जैसे ही इन फ्यूचर अगर इन केस ऐसा कुछ होता है कि राष्ट्रपति अपना पद किसी भी कारणवश से अगर रिक्त करता है तो फिर ये जो व्यवस्था है ये ब्रेक हो सकती है। ठीक है, अभी तक यही व्यवस्था यहाँ पे चल रही है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो निर्वाचन होता है इसमें जो चुनाव प्रचार प्रसार प्रक्रिया होती है, ये प्रचार प्रसार प्रक्रिया भी कितने दिन चलेगी दोस्तों? 14 डेज की होती है, 14 दिन ये चुनाव प्रचार प्रसार प्रक्रिया चलती है। राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना सरकार जारी कर रही है। वहीं पे आर्टिकल 71 विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव में क्या हो जाए, धांधली हो जाए, तो राष्ट्रपति चुनाव में यदि धांधली हो रही है तो इस धांधली की जो जांच है, रेगिंग इन्वेस्टिगेशन है, ये कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय करता है। चुनाव किसने करवाए? चुनाव करवा रहा है इलेक्शन कमीशन। जबकि चुनाव में धांधली हो रही है, याद रखिएगा देश के अंदर कोई भी जो चुनाव होता है इस चुनाव को करवाने का जिम्मेदारी जो होती है वो इलेक्शन कमीशन की होती है। चुनाव चिन्ह आवंटित यही करता है, मतदाता नामावली तैयार करता है, चुनाव की तारीख तय करेगा, चुनाव का परिणाम जारी करेगा, धांधली की जांच भी इलेक्शन कमीशन करता है। लेकिन याद रखिएगा आर्टिकल 71 विशेष रूप से यहाँ पर पावर देता है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को, जिसके लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे, इनकी चुनाव में किसी भी प्रकार की अगर धांधली होती है तो इस धांधली की जांच सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम बात करें 1969 में राष्ट्रपति वीवी गिरी का जो चुनाव हुआ था ये द्वितीय चक्र की मतगणना से हुआ था। द्वितीय चक्र की मतगणना से भारत में राष्ट्रपति बने हैं वीवी गिरी जी। क्लियर ये बात? अब यहाँ पर एक चीज वापस से हम इसको सरलीकरण की तरफ लेके जाएं तो एक चीज ध्यान में रख लेनी होगी हमें। ओके, बात को सुनिएगा। यहाँ पे एक चीज हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 55 पे, आर्टिकल 55 वापस से सुन लीजिए। आर्टिकल 55 को समराइज करते हैं और आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति निर्वाचन, इसकी प्रणाली क्या होगी इसके बारे में बताया गया है। निर्वाचन प्रणाली को बताया गया है और निर्वाचन की जो प्रणाली होती है ये होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी जो मत पद्धति है, एकल संक्रमणी मत पद्धति। ठीक है दोस्तों, तो सिंगल ट्रांसफरेबल जो मेथड है उससे यहां पर चुनाव होगा राष्ट्रपति का, एकल संक्रमणी मत पद्धति। स्टेप में ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मिनिमम कोटा निकाला जाएगा, न्यूनतम कोटा निर्धारित किया जाता है। सबसे पहली चीज न्यूनतम कोटा निकाला जाएगा और न्यूनतम कोटा राष्ट्रपति चुनाव में होता है कम से कम 50% प्लस 1, आधे से एक ज्यादा। नंबर सेकंड थिंग यहाँ पर निकाला जाता है मतमूल्य। क्या निकाला जाएगा? मतमूल्य निकाला जाता है और मतमूल्य निकाला जाएगा किस किस का? जो भाग लेंगे, यानी कि सांसद का मतमूल्य निकलेगा, साथ ही विधायकों का मतमूल्य निकाला जाता है। विधायकों का मतमूल्य प्रत्येक राज्य का अलग अलग होगा जबकि सांसदों का मतमूल्य एक समान होता है। नंबर थर्ड इज राष्ट्रपति चुनाव में वरीयता के आधार पर मत डाले जाते हैं। वरीयता के आधार पर मत डाले जाएंगे। ठीक है, तीन बातें हमें अच्छे से ध्यान रखनी होगी। आर्टिकल 55 में न्यूनतम कोटा निकाला जाएगा, मतमूल्य निकलेगा, वरीयता के आधार पर मत डाले जाएंगे। कैसे डाले जाते हैं तो उस चीज को समझ लीजिएगा कि वरीयता के आधार पर मत कैसे डालेंगे। मान के चलिए राष्ट्रपति जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति निर्वाचन में जैसे कि कैंडिडेट खड़े हैं हमारे सामने 1, 2, 3 और 4 कैंडिडेट चुनाव मैदान में खड़े हैं, तो वरीयता के आधार पर कैसे होगा? तो इस विधि में मैंने बताया आपको कि जितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े हैं प्रत्येक मतदाता के पास उतने ही मत होते हैं, प्रत्येक मतदाता के पास उतने ही मत होंगे। कैंडिडेट यदि 4 हैं तो प्रत्येक जो मतदाता होगा उसके पास में 4 वोट होंगे जो कि अपने पसंदीदा उम्मीदवार को ये क्या करेंगे? अपना मत देंगे। सपोज देन एक जो कैंडिडेट है वो जा रहा है, उसने फर्स्ट को वरीयता दी, एक ने बी को दी, एक ने सी को, एक ने डी को। तो यानी एक व्यक्ति है जिसने 4 वोट डाले हैं जो चाहता है कि ए बने, ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी बने। इस तरीके से ये वोट डाले जा रहे हैं। मान लीजिए कि इसी तरीके से वोटों की गिनती हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से वोट डाले जा रहे हैं। इस तरीके से यहां पर क्या होगा? हर एक प्रत्याशी जाएगा, वोट डालेगा।
अब इसमें सबसे पहले जो प्रथम वरीयता है उस प्रथम वरीयता को देखा जाएगा दोस्तों। और प्रथम वरीयता की अगर मैं बात करूं तो प्रथम वरीयता में यहाँ पे देखने को मिलेगा कि प्रथम वरीयता में कौन आगे जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। अगर फर्स्ट वरीयता में अगर मान लीजिए कि एक तरीके से हम बात करें कि टोटल सपोज देन कि कुल मत जो हैं वो 3000 हैं, 3000 वोट डालने आप। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि इनका हमें निश्चित कोटा निकालना है। तो निश्चित कोटा कितना हो गया 50% + 1, यानी कि टोटल हो गया 1501। यानी कि इन 4 कैंडिडेट में से जो भी 1501 यहां पर वोट प्राप्त करेगा वो जीतेगा। सिंपल सी कैलकुलेशन। अगर मैं यहां पर एक चीज क्लियर करना हूं, सपोज देन मान लेते हैं ओके, कैंडिडेट खड़े हैं हमारे 4। इस वरीयता के आधार पे अगर हम बात करें तो 1501 वोट अगर हमें चाहिए। अब यहां पे अगर हम बात करें तो मान के चलिए कि ए को यहां पर टोटल वोटों में से मिल गई 1200, बी को मिल गई टोटल मतों में से 800, सी को मिल गई सपोज देन 700 और डी को मिल गई 300। हो गई 3000 वोट। अब यहां पर जो टोटल वोट मिले, क्या किसी ने भी यहां पे प्रथम वरीयता के अनुसार निश्चित कोटा प्राप्त किया? कोई निश्चित कोटा प्राप्त नहीं कर पाया। जब ऐसी कंडीशन अगर हमारे सामने आ जाए तो इस कंडीशन के अंदर ध्यान रखिएगा, जो सबसे कम मत प्राप्त करता है ऐसे व्यक्ति को चुनाव से बाहर निकाल दिया जाता है, चुनाव से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और इसके जो मत हैं जो कि इसके प्रथम वरीयता में जो मत आए थे उन्हीं की काउंटिंग हुई है। सेकंड, इसके बाद में जो सेकंड वरीयता जो दी गई थी, सपोज देन डी ने सेकंड वरीयता ए को दी थी, डी को जिसने फर्स्ट वरीयता दी उसने सेकंड वरीयता ए को दी। तो ऐसे में इसकी जो प्रथम वरीयता है, प्रथम वरीयता लेफ्ट हो गई, चुनाव से बाहर जा रहा है, तो ऐसे में इसकी जो द्वितीय वरीयता है इसको इसकी प्रथम वरीयता मान लिया जाता है। यानी कि मतों का संक्रमण होगा। सपोज देन यहाँ पर जो मतों का संक्रमण हो रहा है, इनमें से 300 जो वोट हैं उनमें से 200 मत ए को आ जाते हैं, 50 मत होते हैं बी को चले जाते हैं और बाकी के 50 मत होते हैं सी को चले जाते हैं। अब यहाँ पे काउंटिंग करें तो टोटल आते हैं 1400, ये हो गए 850, ये हो गए 750। लेकिन अभी भी हार जीत का फैसला नहीं हो पाया। ऐसे में जो सबसे कम मत फिर प्राप्त करेगा इसको चुनाव से बाहर का रास्ता दिखाएंगे और इसकी जो वरीयता है इसको इनकी प्रथम वरीयता मान लिया जाएगा। सेकंड वरीयता हो चुकी, थर्ड वरीयता को इनकी प्रथम वरीयता मान लिया जाएगा। अब ऐसे में 750 जो मत आए हैं तो इनकी जो द्वितीय वरीयता में आएंगे तो द्वितीय वरीयता में सपोज देन यहाँ पर जो मत होते हैं इनमें से जो 200 मत हैं वो ए को चले जाते हैं, बाकी के 550 मत चले गए बी को। अब इसके पास कितने हो गए 1400, 200 1600 मत हो गए और इनके पास में हो गए 1400। तो यहाँ पे फाइनली कौन जीता? ए जीत गया। तो इस तरीके से इस संक्रमण को कहना, यानी कि यहाँ पर क्या किया गया, द्वितीय चक्र की मतगणना हुई और इस द्वितीय चक्र की मतगणना से भारत में अब तक केवल एक राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है मिस्टर वीवी गिरी साहब, वराहगिरी वैकेंट गिरी जी, जो कि इस द्वितीय चक्र की मतगणना से राष्ट्रपति बने थे। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर हमें अच्छे से ध्यान में रखना होगा। तो वापस से देख लीजिएगा, 1969 में राष्ट्रपति वीवी गिरी का जो चुनाव है द्वितीय चक्र की मतगणना से ही हुआ था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 56। और आर्टिकल 56 में बताया गया राष्ट्रपति का कार्यकाल, टेनर की बात कर रहा है। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है पद ग्रहण से 5 वर्ष होता है। ठीक है, पद ग्रहण से 5 वर्ष होगा। कोई भी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति होगा उसका कार्यकाल कभी भी शेष समय नहीं, संपूर्ण समयावधि के लिए वो बनता है, 5 वर्ष के लिए बनता है। तो पद ग्रहण से राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा 5 वर्ष। लेकिन समय से पूर्व यदि क्या हो जाए, पद से हटा दिया जाए या हटाया जाए, तो हटाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उसकी मृत्यु हो जाए पद से हटेगा। सेकेंड थिंग, त्यागपत्र दे दे। और राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र जो होगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट को, यानी कि एक दूसरे को ये एक्सचेंज करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। तो त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को, लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति इसकी जो सूचना है ये सूचना किसको देगा? तुरंत प्रभाव से सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, राष्ट्रपति सूचना तुरंत प्रभाव से लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, स्पीकर को इसकी सूचना देता है। तो फर्स्ट इज मृत्यु हो जाने पर समय से पूर्व हट सकता है, त्यागपत्र दिए जाने पर, या फिर नंबर थर्ड इज महाभियोग द्वारा, इम्पीचमेंट जो होगा, इम्पीचमेंट के थ्रू भी यहाँ पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है।
तो 3 मेन प्रोसेस यहाँ पे होती है। बात कर लूँ मैं यहाँ पर, समयावधि पूर्ण होने पर भी राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा। मैंने बोला था आपको कि राष्ट्रपति पद एक ऐसा पद है जिसमें शासकीय अंतराल नहीं हो सकता। वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। और यही कारण है, यही परंपरा है कि जैसे ही राष्ट्रपति का कार्यकाल संपूर्ण होने को आता है उससे पूर्व चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवा लिया जाता है, ठीक है, ताकि शासकीय अंतराल ना होने पाए और समय पर दूसरा व्यक्ति उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण कर ले। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 56 खंड फर्स्ट का जो क्लॉज ख है, ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे आर्टिकल 61 में वर्णित महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। और इस बात का उल्लेख आर्टिकल 56 क्लॉज फर्स्ट के यहाँ पर बिंदु संख्या ख में कही जा रही है। तो उपबंध पूछे, महाभियोग उपबंध 56 में आ जाएगा। प्रक्रिया की बात करेगा तो प्रक्रिया आर्टिकल 61 में जाएगी। महाभियोग प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आरएस प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछा गया प्रश्न, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होती है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उसके कार्यकाल की समयावधि से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। संविधान के आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर केवल संविधान के अतिक्रमण, इनक्रोचमेंट की बात कर रहा है, संविधान का यदि वो क्या कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, संविधान की किन्हीं मात्राओं का पालन नहीं कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है ये संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। बाकी मैं आपको क्लियर कर दूं कि राष्ट्रपति की जो महाभियोग प्रक्रिया होती है, यह महाभियोग प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, लोकसभा से प्रारंभ होती है, ठीक है। उपराष्ट्रपति की जो प्रक्रिया होती है वो राज्यसभा से चलती है, जबकि राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है वो लोकसभा से प्रारंभ होती है। महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ होने से कितने दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना आवश्यक होता है। फर्स्ट इज संविधान के अतिक्रमण किए जाने पर महाभियोग आएगा। नंबर सेकेंड इज कम से कम 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है। संपूर्ण प्रक्रिया के अंदर राष्ट्रपति स्वयं या फिर राष्ट्रपति का कोई भी यहाँ पर उम्मीदवार जिसको वह नियुक्त करता है कि मेरी तरफ से ये महाभियोग प्रक्रिया में शामिल होंगे, ऐसे किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण प्रक्रिया में उपस्थित होना अनिवार्य होता है। याद रखिएगा दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया जिस सदन में शुरू की जा रही है उस सदन के कम से कम कितने, 1/4 1/4 सदस्यों को महाभियोग प्रस्ताव पर क्या करना होगा, सबसे पहले हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं कि हाँ इन्होंने संविधान की मात्राओं का उल्लंघन किया है, संविधान का अतिक्रमण किया है। और कम से कम इसके लिए 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य क्या करेंगे, प्रस्ताव पर हस्ताक्षर। यदि संसद का वह सदन जिसने राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया, उसी के सदस्य, कितने सदस्य, 2/3 बहुमत से यदि महाभियोग का संकल्प जो है, ये संकल्प क्या हो जाता है, पारित कर दिया जाता है, तो इसके बाद दूसरे सदन में ये प्रस्ताव जाएगा जहां उन आरोपों की क्या की जाएगी, जांच। अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाभियोग की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति की जो महाभियोग प्रक्रिया है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है संविधान के अतिक्रमण पे आएगी। 14 दिन पूर्व सूचना राष्ट्रपति को यहाँ पे लाई जाएगी। महाभियोग की प्रक्रिया लाई कहाँ जाएगी, तो संसद में लाई जाती है। संसद के सदन होते हैं 2, एक सदन का नाम है लोकसभा और दूसरे सदन का नाम है राज्यसभा। तो ये प्रक्रिया या तो लोकसभा में लाई जाएगी या फिर राज्यसभा में, ठीक है। अब यहाँ पर विशेष रूप से लोकसभा में लाई जाएगी, यानी लोकसभा क्या करेगी, संविधान के अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाएगी और राज्यसभा इस आरोप की क्या करेगा, जांच करेगा। अब तक की जो बातें हैं उसमें ये बातें कही जा रही हैं। अब लोकसभा में आरोप लगाने के लिए सबसे पहले क्या किया जा रहा है, मूलतः 3 स्टेप में ये प्रक्रिया चल रही है। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले क्या किया जाएगा, 1/4 सदस्य क्या लेके आएंगे, संकल्प लेके आएंगे। 1/4 सदस्य संकल्प लेके आएंगे। इस संकल्प को जो पारित किया जाएगा, पारित करेंगे कितने सदस्य, 2/3 सदस्य पारित करेंगे। पारित करके दूसरे सदन में भेजा, वहां पे आरोप की जांच होगी जो प्रथम सदन द्वारा लगाए गए, और इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में
एक समिति भी गठित की जाती है जो आरोपों की क्या करेगी, जांच करेगी कि इन्होंने संविधान की किन मात्राओं का उल्लंघन किया है। ठीक है। दूसरे सदन में समिति जांच में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के क्या हो जाने पर, सिद्ध हो जाने और सदन द्वारा अपने कुल बहुमत के 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को यदि पारित कर लिया जाए तो उसी तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाता है। ठीक है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में राष्ट्रपति स्वयं या उसका प्रतिनिधि उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो ध्यान में रख लेना, वापस से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल संकल्प लिया जा रहा है, सदन में लाया जा रहा है, आरोप लग रहा है, यहाँ पे 1/4 सदस्य संकल्प लेके आएंगे, इसको पारित करेंगे, 2/3 सदस्य इसको पारित करेंगे, दूसरे सदन में भेजेंगे। दूसरे सदन में यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जांच करेगी, जांच में पाया गया सिद्ध कदाचार है तो ऐसी स्थिति में दूसरा सदन भी क्या करेगा, 2/3 बहुमत से उसे पारित करेगा और देन मानी जाती है महाभियोग। और जैसे ही दूसरे सदन से पारित होगा राष्ट्रपति पद से हटा हुआ माना जाएगा। तो मूल रूप से ये जो महाभियोग प्रक्रिया 3 स्टेप्स में चल रही है। संकल्प को पारित किया जाएगा, दोनों सदनों से पारित होने पर राष्ट्रपति पद से हटा हुआ माना जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में आ रहा है, एक सदन आरोप, दूसरा सदन जांच कर रहा है, इसीलिए इस प्रक्रिया को हमने अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोला है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है। राष्ट्रपति की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। लेकिन याद रखिएगा, भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया नहीं गया है, आज तक किसी को भी इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है दोस्तों। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूं आर्टिकल 57 की तरफ, और आर्टिकल 57 कहता है राष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन है, री इलेक्शन की बात कर रहा है कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद में क्या वो दोबारा से बन सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल बन सकता है, 1 बार 2 बार 5 बार जितनी बार चाहे वो बन सकता है, कितनी भी बार बन सकता है। संविधान इस मामले पर मौन है, कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि वह 1 बार या 2 बार बनेगा, वो कितनी भी बार बन सकता है। संविधान इस मामले पर मौन है। लेकिन परंपरा अनुसार अगर मैं बात करूं तो कितनी बार बनता है, सिर्फ 2 बार बनता है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है हमने अमेरिका से अपनाया है, निर्वाचन की प्रोसेस भी अमेरिका से आ रही है, और ऐसी स्थिति में इस चीज़ को ध्यान में रख लेना होगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार बनता है और अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 4 वर्ष का ही होता है। भारत में राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है। क्लियर है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति 20 जुलाई को यहाँ पर क्या करता है, पद ग्रहण करता है, भारत में 25 जुलाई को पद ग्रहण करता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 58 के बारे में, जहाँ पे बोला जा रहा है राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में। पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, भारतीय नागरिक होना चाहिए। सेकेंड इज कम से कम 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका होगा, पूर्ण कर चुका होना चाहिए। पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और यदि है तो पद रिक्त करना होगा। किसी आपराधिक प्रवृत्ति में, क्रिमिनल जो टेंडेंसी है उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। साथ ही विशेष बिंदु, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ऐसा व्यक्ति क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकता है। बात करें पद की जो शर्तें हैं, टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात कर रहा है। संसद के किसी सदन या विधानमंडल की किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से ये पद की शर्तों में ध्यान में रखिएगा। साथ ही जो प्रोपोजर होंगे ये 50 होंगे राष्ट्रपति निर्वाचन में। अनुमोदक जो होते हैं, परमिशिव वो जो होते हैं वो 50 होते हैं, यानी कि प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या 50-50 होती है। जमानत राशि की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 होती है। लेकिन यदि कोई प्रत्याशी, डाले गए जो कुल वैध मत हैं, इन कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत, कितना, 1/6 भाग मत यदि प्राप्त ना कर पाए तो ऐसे में आरबीआई क्या करता है, इस राशि को जब्त कर लेता है। तो राष्ट्रपति चुनाव में जमानत राशि को जब्त कौन करेगा, आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है। वेतनमान की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति का जो वेतनमान है, उपलब्धि जो दी जाती है, राष्ट्रपति को 5 लाख प्रति माह दिया जाता है, और ये वेतन दिया जाता है भारतीय संचित निधि से। ठीक है। भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में यहाँ पर वेतन के बारे में जिक्र किया जा रहा है, और राष्ट्रपति को यहाँ पे परिलब्धियाँ दी जाती हैं, इमुलेशंस दिए जाते हैं, और इमुलेशंस मिलेंगे यहाँ पे 5 लाख प्रति माह, और ये 5 लाख किया गया है 2016 से। मूल संविधान में राष्ट्रपति को 10,000 रुपये मिलता था, मूल संविधान में 10,000 रुपये राशि दी जाती थी। वर्तमान में 2016 से पहले 1.5 लाख रुपए था, अभी बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 5 लाख 2016 से वेतन दिया जा रहा है, 5 लाख प्रति माह भारतीय संचित निधि से। साथ ही हम बात करें राष्ट्रपति भवन के बारे में, तो राष्ट्रपति का जो भवन है ये बना हुआ है रायसीना की पहाड़ी में, नई दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है,
रायसीना की पहाड़ी नई दिल्ली पे बना हुआ है और इस भवन को वाइस रीगल पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, वाइस रीगल पैलेस, जिसमें 1000 किस्म के पेड़ पौधों से युक्त एक गार्डन बना हुआ, मुगल गार्डन। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि 28 जनवरी 2023 से इसका नाम क्या कर दिया गया है, अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन का नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन का जो नक्शा है ये 1911 में एडविन लुडविग द्वारा तैयार किया गया था और इस भवन में रहने वाले जो पहले व्यक्ति हैं उनका नाम है लॉर्ड इरविन। याद रखिएगा, राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन की बात करें तो 2 अन्य भवन भी हैं, एक ग्रीष्मकालीन है तो दूसरा शीतकालीन भवन है। ग्रीष्मकालीन द रिट्रीट के नाम से छरवरा हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, जबकि शीतकालीन जो भवन है ये बना हुआ है दोस्तों नीलियम के नाम से हैदराबाद में। क्लियर है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं आर्टिकल 60 में, तो आर्टिकल 60 में बताया गया है राष्ट्रपति की शपथ औथ के बारे में, और राष्ट्रपति को जो शपथ है भारत का कौन दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI संविधान के परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड और जन कल्याण की शपथ दिलाता है। 3 बातें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ दिलाता है। एंड बात करें नेक्स्ट आर्टिकल 62 के बारे में, तो आर्टिकल 62 में बताया जा रहा है राष्ट्रपति पद की रिक्ति, पोस्ट वैकेंसी की बात कर रहा है कि किसी भी कारणवश से, कारण कुछ भी हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, त्यागपत्र हो सकता है, महाभियोग हो सकता है, बीमारी, राजकीय अवकाश, स्वैच्छिक अवकाश या विदेश भ्रमण जैसे कारणों से यदि राष्ट्रपति पद क्या हो जाता है, रिक्त हो जाए या फिर कार्यकाल समयावधि पूर्ण हो जाए, तो ऐसी इन सभी स्थितियों में, अभी चुनाव नहीं हो पाए, ऐसी स्थितियों के अंदर पद को संभालना होगा, तो ऐसी स्थिति में पद कौन संभालेगा, तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, इस पद की रिक्त होने पर, है ना, उपराष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति पद भी यदि रिक्त है तो ऐसे में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन करता है, पद का पालन करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। तो आर्टिकल 62 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहा है और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इस पद पर अधिकतम 6 माह तक पद की रिक्ति को भरा जाता है। कितने माह तक रहा जा सकता है, 6 माह तक इस पद पर रह सकता है। ठीक है। और इस समय जो भी कार्य किए जाएंगे वो संवैधानिक रूप से क्या होंगे, मान्य होते हैं, और इस दौरान पदासीन जो व्यक्ति होता है उसको राष्ट्रपति के समान क्या दी जाएंगी, शक्तियां दी जाएंगी और वेतन भत्ते भी तय होते हैं। विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, ऐसी स्थिति बनी है 1969 में जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, तो CJI M हिदायतुल्लाह साहब ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। ये वाकया आज तक इतिहास में एक बार हुआ है, लेकिन दोस्तों बड़ी सोचनीय बात है, 1969 में यहाँ पर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु होती है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति वीवी गिरी जी अपने पद से त्यागपत्र देते हैं, जबकि हमने जाना, अभी अभी बात की हमने कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, लेकिन राष्ट्रपति की मृत्यु हो चुकी है, उपराष्ट्रपति यहाँ पे है, अब वो अपना त्यागपत्र किससे देंगे। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये वाकया जब इस तरीके का बना तो यहाँ पर सलाह ली जा रही है CJI M हिदायतुल्लाह से, साथ ही अटॉर्नी जनरल से, और सलाह करने के बाद में यहाँ पे जो कार्य किया गया कि राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति जो वीवी गिरी जी हैं, उपराष्ट्रपति वीवी गिरी जी ने इन सभी लोगों से डिस्कस करने के बाद में अपने पद का जिक्र ना करते हुए अपने पद से राष्ट्रपति सचिवालय को एक त्यागपत्र लिखा, जिसकी एक प्रतिलिपि सुप्रीम कोर्ट और एक प्रतिलिपि प्रधानमंत्री कार्यालय में भी भेजी गई। ठीक है। और उसके बाद में राष्ट्रपति सचिवालय के अंतर्गत राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभा रहे वीवी गिरी ने इस त्यागपत्र को स्वीकार किया और अपना पद रिक्त कर दिया। और जब दोनों पद रिक्त हुए तो ऐसे में CJI M हिदायतुल्लाह, क्योंकि मैं आपसे बात कर चुका हूं कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन करता है। ओके। साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना होगा, आर्टिकल 70 बड़े ही काम की चीज है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। राष्ट्रपति कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आर्टिकल 70 पे हम टिक करेंगे। राष्ट्रपति कर्तव्यों की बात कर रहा है, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969, और ये 1969 उत्तराधिकार अधिनियम इसीलिए बनाया गया, उसकी वजह थी ये वाली कहानी,
जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो जाने, उपराष्ट्रपति वीवी गिरी द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर अब क्या किया जाए, तो ऐसी स्थिति में लाया गया राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 की किसी भी कारणवश से इस तरीके से अगर पद रिक्त होता है तो सीजीआई इस पद को ग्रहण करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और सभी वो वेतन भत्ते, सभी शक्तियां, पावर्स और किए गए प्रत्येक कार्य संवैधानिक रूप से मान्य होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर आप इन चीज़ों को अच्छे से देखिएगा। तो हमने जो चर्चा की है वो राष्ट्रपति के बेसिक आर्टिकल्स पे बात की है। वापस से हम इन चीज़ों को एक बार समराइज कर लेते हैं। आर्टिकल 52 में हमने बात की थी राष्ट्रपति पद के बारे में, पद का उल्लेख किया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में संघीय कार्यपालिका की शक्तियाँ यहाँ पे राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होंगी। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। आर्टिकल 55 में निर्वाचन की प्रणाली को बताया गया, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। वहीं आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति कार्यकाल की बात कर रहा है कि पद ग्रहण से 5 वर्ष होगा। वहीं आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन की बात कर रहा है कि कितनी भी बार किया जा सकता है। 58 में पद की योग्यताएं बताएगी। वहीं आर्टिकल 59 में पद की शर्तें बताई जा रही हैं। पद की शर्तों में संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, प्रस्तावक 50, अनुमोदक 50 और जमानत राशि 15,000। लेकिन यदि कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त ना हो किसी उम्मीदवार को तो जमानत राशि आरबीआई जब्त कर लेगा। साथ ही हमने ये भी जाना आर्टिकल 60 में कि राष्ट्रपति को शपथ जो है ये सीजीआई दिलाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, वहीं पे हमने बात की है अभी, जैसे कि अगर मैं बात करूं सीजीआई जुलाई 2022 में जो चुनाव हुए हैं, जुलाई 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जो शपथ है ये एन.वी. रमना जी ने दिलाई थी। याद रखिएगा दोस्तों, एन.वी. रमना, सीजीआई एन.वी. रमना साहब ने शपथ दिलाई थी द्रौपदी मुर्मू जी को। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया को बताया जा रहा है। वहीं आर्टिकल 62 में पद की रिक्ति के संदर्भ पे बात कर रहा है। पद रिक्त हो तो तुरंत प्रभाव से इस पद के अंतराल को भरा जाएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपनी भूमिका निभाएगा। जबकि 70 के अंदर कर्तव्यों के निर्वहन की बात कर रहा है। किसी भी कारणवश से पद रिक्त हो तो ऐसे में कर्तव्यों का जो निर्वहन है उसके लिए राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 कहता है कि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति इस पद को क्या करेगा, ग्रहण करेगा और संपूर्ण शक्तियों का उपभोग करेगा, वेतन भी वही प्राप्त करेगा। क्लियर है दोस्तों, तो ये बात हुई बेसिक जो बातें हैं राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 से 62 एंड आर्टिकल 70 के संदर्भ पे। फिर मुलाकात करते हैं आप सभी से एक नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए नमस्कार।